तो भैया सबको नमस्कार। का हो का हाल चाल बा, सब चौकस बाकी ना। थोड़ा टेक्निकली कमी के कारण हम अभी बाहर गया था, अब आ गया हूँ, तो शुरुआत करता हूँ हम। जैसा कि मेरे बच्चे, मैंने कहा आप सबका जेंटेक्स एकेडमी के लाइव सेशन में स्वागत है। थोड़ी तकनीकी कमी के कारण, एक भारी तकनीकी कमी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। अब मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। तो पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध पटेल है और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं बीएड हूँ और अपने सब्जेक्ट से एमए हूँ और पिछले 13 वर्षों से मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। अब मेरे बच्चे, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लाइव हैं, वो किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए कमेंट्स करें, हाजिरी चढ़ा दें, जैसे ना तो जयकारा है ना, वैसे ही। तो अगर आप हैं तो भैया सब लोग आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, जो भी है अपना करते चलें, ताकि हमें आपकी उपस्थिति का एहसास होता चले, है ना। तो एक बात ज़िंदगी में याद रखना दोस्तों, कहते हैं कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, रोज़ नया इतिहास पैदा कर। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, रोज नया इतिहास पैदा कर। मांगने से जिंदगी नहीं मिलती है दोस्त, कदम कदम पर आत्मविश्वास पैदा कर। ये कदम कदम पर आत्मविश्वास पैदा कर मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी देख रहे हो कि बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी इस कोविड-19 के डिप्रेशन में का शिकार हुई और कई लोग आत्महत्या का शिकार हुए। यहाँ अमिताभ बच्चन नहीं, यहाँ लाखों लोग कोविड-19 से ग्रसित हैं। ईश्वर से दुआ करता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि सब लोग सकुशल हो जाएं जल्दी से। अब मैं बात करता हूँ अपनी सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर, कि आखिर मैं हूँ क्या, क्या पढ़ाऊँगा। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। मेरे बच्चे, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश लैंग्वेज का उद्गम 5वीं सदी में हुआ था। 5वीं सदी में समय समय पर इसमें अपडेट आए, समय समय पर इसमें परिवर्तन आए। इसीलिए अंग्रेजी भाषा जो होती है, मदरलैंड ऑफ एक्सेप्शन कहा जा सकता है, अपवादों की जन्मभूमि, ये कह सकते हैं आप इसको। तो मेरे बच्चे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। पहली चीज तो ये मान करके हम लोग चलें। अब यहाँ पे जो इसके इंग्लिश भाषा के, इंग्लिश ग्रामर के जन्मदाता कहे जाते हैं, वो लिनली मोरे कहे जाते हैं। लिनली मोरे, इनको हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जनक कहते हैं। अंग्रेजी के 2 प्रमुख हिस्से हैं। पहला हिस्सा ग्रामर पोर्शन का, जिसके जनक के बारे में मैंने भी डिस्कस किया आपके सामने, और दूसरा वोकैब सेक्शन का। ये इंग्लिश के 2 पार्ट होते हैं। आप दुनिया का कोई एग्जाम देते हो, इन दोनों चीज़ों में कमांड कर लीजिए, एग्जाम आपका अच्छे से जाएगा। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता होती हैं तो आप इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप कर लेते हैं? अंडरस्टैंडिंग। आपको इंग्लिश की समझ हो जाती है। तो कतई इस बहकावे में ना आए कि आप 3 महीने में अंग्रेजी सीखें, 90 दिनों में अंग्रेजी सीखें। ये महज एक छलावा है। आप खुद समझ सकते हो, जिसका इतिहास 1700-1600 वर्षों पुराना है, वो लैंग्वेज 3 महीने में आपको कैसे सिखा दी जाए? ये संभव ही नहीं है। तो इंग्लिश के इस तरीके के लुभावे विज्ञापनों से दूर रहें, खुद का दिमाग लगाएं, कहीं से कंटेंट मिले, पूरी आस्था, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करें। यकीन मानिए, अगर कोई काम शिद्दत से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। राइट बंधुओं ने जब दुनिया के सामने पहली बार कहा कि हम लोहे को उड़ा देंगे, तो सब लोग हंसने लगे, कहें ससुरा पगला है, ये लोहे को उड़ाने की बात कर रहा है, 4 अक्षर का पढ़ लिया है, अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बता रहा है। बट दे डिड, लेकिन उन्होंने किया। तो आप जब कोई बहुत अच्छा काम करने की सोचते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं और बाद में वही आपको स्वीकार लेते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आपने सपने देखे हैं तो साकार आपको खुद करना होगा, ना तो दुनिया आपके साथ होगी, ना हालात आपके साथ होंगे। तो मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लाता हूं, 2-2 4 होते हैं, हम लोग इंग्लिश को समझते हैं। होता क्या है
इंग्लिश को लेकर के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहां दिखाता हूं, कुछ क्या एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन एक लिखा, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा। अब जो लोग लाइव है, एक लाइव जिंदा होता है और एक सीधे प्रसारण होता है। तो जो इस सीधे प्रसारण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनके दिल के तार हमसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनमें से सभी वर्ड को आइडेंटिफाई करें, सबकी पहचान बताएं क्या है। तो सबकी पहचान अगर देखा जाए तो सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करो। तो वर्ब कौन है इसमें? वेंट। सब लोग जयकारा लगाते चले, मैं देखता तो चलूं कौन सो रहा है कौन जाग रहा है ना। इसके बाद में आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ये मार्केट क्या आपका ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो यहां प्रीपोजिशन क्या कर रहा था, और अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो इसको दो चीजों से पता कर लीजिए। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपको पता चल जाएगा। इस वर्ड को हटा करके इन दोनों वर्ड में से किसी एक का यूज करके क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आंसर में मार्केट आ जाए तो मेरे बच्चे ये आपका ऑब्जेक्ट है, अन्यथा ये ऑब्जेक्ट नहीं, आपकी गलतफहमी है। अब कहता आई वेंट व्हाट, मैं क्या गया? कोई आंसर निकला? मैं किसको गया? कोई आंसर निकला? मतलब ये मार्केट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नाउन नहीं है। मार्केट हालांकि एक कॉमन वर्ड हम कह सकते हैं, कॉमन नाउन, जहां पे चीजों को हम ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, बाइंग सेलिंग कुछ भी होता है। मेरे बच्चे यहां पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये काम आपने कब किया था? ये कल किया था। ये समय को दर्शाने वाला एडवर्ब हो गया। ये एडवर्ब जगह को दिखा रहा है और ये एडवर्ब टाइम को दिखा रहा है। तो जब तक आपको ये चीज नहीं पता है, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन आप यकीन मानिए आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर आपको ये पार्सिंग नहीं आती तो इंग्लिश का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जब भी कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए एरर डिटेक्शन का, तो उसमें कभी भी डायरेक्टली एरर डिटेक्ट मत करना, क्योंकि दुनिया ऐसी है जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, हम तो इंसान हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप उस सेंटेंस को संदेह की नजर से देखोगे कि भैया गलती निकालना है सॉरी, तो जब गलती निकालने की बारी आती है तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं होता, और जब गलती हमारी होती है तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं होता। तो जब क्वेश्चन में मिस्टेक निकालने की बारी आएगी तो आप इसमें दसियों मिस्टेक निकाल दोगे और तभी कंफ्यूज होते हो। आप कहते नहीं हो कि सर जी पढ़ते तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब वहां पे जाते हैं कॉमन एरर करते हैं तो समझ में नहीं आता, लगता है इसमें भी मिस्टेक है, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी प्रॉब्लम है। बट ऐसा कतई नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। तो कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक मत निकालें, क्वेश्चन को समझें, और समझ गए तो मिस्टेक बोलेगी, चिल्लाएगी, भैया हम हैं ना, भैया इधर हैं हम, भैया लल्लू भैया हम इधर हैं, है ना। तो मैं दूसरी बात आपको एक बहुत कायदे से समझाना चाहूंगा, वो ये कि इंग्लिश में कई बार हम लोग सिद्धांतों को लेके चलते हैं। मेरे बहुत सारे भाई और बहनें जो टीचर हैं, मेरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए, लाइक्स और कमेंट्स पाने के लिए इंग्लिश को ऐसे पेश कर देते हैं कि बच्चे का ब्रेन वॉश कर देते हैं। वो लोग 15 मिनट में नाउन को आइडेंटिफाई करें, ऐसा लगता है कि ये समझ लीजिए कि ये कोई जादूगर नहीं, जादूगर की मौसी है। 15 मिनट में कहाँ भैया कोई एरर डिटेक्ट हो जाएगी? इंग्लिश एक लैंग्वेज है बच्चा, ये हाउ इज इट पॉसिबल? अब जैसे मैंने भाई क्वेश्चन कह दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि आई इज द वाउल, ये लिखा मैंने इज द वाउल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं ऐसे कर देता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, है ना। अब ये जैसे वर्ड आ गया मेरे बच्चे, आई आपके हिसाब से अगर मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स पे जरा लिखो फटाफट, क्या है आई? बताओ मुझे जल्दी से, वेरी गुड, बताइए। अब आपको यही लगेगा कि सर जी आई तो प्रोनाउन है, आई पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये आपकी गलत धारणा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई आपका बिल्कुल भी
पर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है। कैसे नहीं है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो ये बोलने वाले के लिए प्रयोग होता। बोल कौन रहा है? मैं। तो क्या मैं इंग्लिश का वाउल हूँ? अगर हूँ तो मेरे मम्मी पापा का क्या वजूद है जिनका मैं प्रोडक्ट हूँ। इसका ये मतलब हुआ कि आई यहाँ पे वाउल नहीं है, सॉरी आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, बल्कि एक नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि यू आर आइडेंटिफाइंग ओवर हियर दैट आई इज द वाउल। अगर दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं। उम्मीद है विजिबिलिटी होगी, आपको लेटर दिखाई दे रहे होंगे, शब्दावली नजर आ रही होगी। मुझे ये बताओ कि यहां पे आई क्या है? यहां पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इंग्लिश का टीचर कौन है? ये बोलने वाला बंदा है कि नहीं? अब आप लोग एक गलती और करते हो, इंग्लिश टीचर लिख देते हो। इंग्लिश टीचर का मतलब समझते हो क्या होता है? अगर इंग्लिश को आपने एज एडजेक्टिव यूज कर दिया तो इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया ऐसा टीचर जो इंग्लैंड में रहता है। हम तो कानपुर में रहते हैं, तो हम तो भैया इंग्लिश टीचर नहीं हुए ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हुए ना। तो ये चीजें अब आप थियरिकली चलोगे तो आप कहोगे सर जी आई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन बच्चे यहाँ पे तो आई नाउन है कि नहीं? क्योंकि हम तो आई को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप रट्टाफिकेशन मारोगे तो भैया ये समझ लीजिए कि दुनिया में फिसलन बहुत है और फिसल के तुरंत गिरोगे लुद्ध से, है ना। अब ऐसे में दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं भाई। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब लिखा है कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैंने लिख दिया जैसे कि आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम वाटर, ये क्वेश्चन आपके सामने हम लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन लिख दिया जाए आई वाटर द प्लांट डेली। लो मारो रट्टा। अब रट्टा मारे बैठे हो कि वाटर तो नाउन है। वो जो अंग्रेजी में फूफा बने हुए धांसू सर के, वो बता रहे हैं कि हम अंग्रेजी को 15 मिनट में आपको ट्रेंड कर देंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है। ना जी ना, फूफा मौसिया मौसी चाहे जो कोई आ जाए, 15 मिनट में इंग्लिश को कैसे कवर कर सकते? हाउ इज पॉसिबल यार। तो अब मेरे बच्चे यहां पे पॉइंट आता है, ये वाटर आ गया। अब मेरे बच्चे जैसे यहां पे वाटर है, इस सेंटेंस में देखा जाए तो वांट वर्ब है। अब मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। अब मुझे बताओ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड पूछा था, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने दो आइडेंटिफिकेशंस बताए थे, दो इंडिकेटर्स बताए थे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स आपने पढ़े होंगे, तो मैंने दो इंडिकेटर्स आपको दिए थे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? ये बोलने वाला क्या चाहता है? सम वाटर। क्या चाहिए इसको? सम चाहिए या वाटर चाहिए? जाहिर सी बात है पानी चाहिए। पानी नाउन है और ये कितना पानी चाहिए? थोड़ा सा। ये इसकी मात्रा को बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। जैसे दो मंत्री विधायक होते हैं ना, अपने साथ दो चार चेले लेके चलते, चेले चपाटे। चपाटे तो जानते होंगे आप लोग, है ना। हाँ, तो ये जो एफबी में डालते नहीं है कि विधायक जी के साथ थोड़े से लम्हे, थोड़े से पल, है ना। तो बेटा यहाँ पे वाटर एक नाउन है और सम इसी वाटर की क्वांटिटी बता रहा है, यानी एडजेक्टिव हुआ। अब ये नाउन हुआ, यहाँ पे कंफर्म है। लेकिन कहता है कि आई वाटर दी प्लांट डेली। अब वाटर मतलब सींचना भी होता है। जरा सोचो, यहाँ पे वाटर क्या है? वर्ब। तो मेरे बच्चे ये जो तुम रट लेते हो कि नहीं ऐसे से ऐसे ऐसे, नहीं बेटा, सेंटेंस डिसाइड करेगा कौन क्या है। अब मैं जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि महिलाएं अपने गले में दुपट्टा डालती हैं, वो शर्मो हया को दर्शाने के लिए डालती हैं। लेकिन अगर उसी दुपट्टे को समुद्र मंथन किया जाए, समुद्र मंथन इन द सेंस कि गले में लपेट करके एक लोग बाईं तरफ से, एक तरफ दाईं तरफ से खींचेंगे, तो महिला जिंदा रहेगी मरेगी? जाहिर सी बात है मर जाएगी। तो वहां पे जो आपने दुपट्टा इस्तेमाल किया, तो एक जगह वो उसके तन ढकने का काम कर रहा है, जबकि दूसरी जगह वो उसकी जान ले रहा है। तो वहां पे वो क्या हुआ? वहां पे तो एज ए टूल इस्तेमाल हुआ ना। तो बेटा ये ग्रामर है, यहां पे वक्त डिसाइड करेगा कौन क्या है। कोविड-19 में पता चल गया कौन क्या है ना। अक्सर बोलता हूं आपको कि मतलब किस दुनिया में कौन किसी का होता है, डट डट फुल स्टॉप। आगे चलता हूं लेकर के आपको अगले पॉइंट की तरफ। तो
सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जैसे हमारी तुम्हारी ये गलत फहमी है कि हम किताबें खरीद लें, रट लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है भाई मेरे। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। जितना तगड़ा अभ्यास होगा उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। आगे ले चलता हूं आपको। तो मैं आज आपसे बात करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के विषय में। नाउन, अब इस नाउन की अगर बात करी जाए तो इसका बड़ा वजूद है इंग्लिश ग्रामर में। जब आप पैदा हुए थे, अगर आप हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए तो पता है आपको, अगर आप घर में पैदा हुए तो आपकी माँ के बगल में जो सबसे वेरी फर्स्ट लेडी वहां मौजूद थी, पता है वो कौन थी? वो नाउन ही थी, जिसने आपका वो जो यहां से नाभि से आपकी माँ से कनेक्शन था उसको काटने वाली पहली महिला वो नाउन थी। 30 दिनों तक तुम्हारे शरीर में मालिश की उसने, हड्डियों को मजबूत बनाया, वो नाउन थी। जिस तरीके से एक बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जब इंसान मरता है, उसकी पत्नी विधवा होती है तो उसका श्रृंगार उतारने के लिए वहां पर एक नाउन मौजूद होती है। जब इंसान की शादी होती है तो उसके आधे काम वो नाउन के बिना अधूरे रहते हैं। जिस तरीके से इंसानी जीवन में नाउन का यूज है, उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में नाउन का एक बहुत बड़ा रोल है। इससे आप हल्के में मत लें, समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो मेरे बच्चे, नाउन के बारे में अगर कहा जाए तो नाउन शब्द नोमेन से लिया गया है। नोमेन से, नोमेन। अब ये जो नोमेन वर्ड है ये आपका फ्रेंच भाषा और लैटिन भाषा दोनों में ये शब्द इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसमें ये वर्ड, ये निशान लगाया गया। नोमेन शब्द का मतलब नाम होता है। इसका ये मतलब हुआ कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। आप इसको नेमिंग वर्ड भी तो नाउन कह सकते हैं ना। तो क्या बात इतने से खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल बात इतने से खत्म नहीं होती। नाउन को दो तरीके से, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे नजरिए से देखा जाए तो नाउन को दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक प्रैक्टिकली और दूसरा थियोरिकली। थियोरिकली आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो बहुत सारी चीजें, मैं दोनों मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आया हूं आज आपके सामने। तो मैं बात करूंगा, तो मैंने कहा कि ये जो नाउन शब्द है ये नोमेन शब्द से बना है, जिसका मतलब नाम होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है कि नाम लिखने की पद्धति को क्या बोलते हैं, उसे नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर ऐसे लिखा होता है मेरे बच्चे, ये वर्ड। अब यहां पे नोमेन शब्द, नोमेनक्लेचर, ये MN है यहां पे, है ना? तो मेरे बच्चे, नोमेनक्लेचर नाम देने की प्रक्रिया होती है। नाउन के मेरे हिसाब से दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अगर मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, पहला कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कौन सा? कॉन्क्रीट, बहुत बढ़िया। और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मेरे हाथ में बंदूक नजर आ रही है ना? मार्कर नजर आ रहा है, तो ये नाउन है जिसको हम देख सके, छू सके। मैं नजर आ रहा हूं, नाउन हूं। मेरी टी शर्ट नजर आ रही है, नाउन है। जीन्स नजर आ रही है, नाउन है। तो बेटा जो चीजें आपको दिख जाएं, ये दिख रहा है, ये नाउन है। तो क्या दिखने वाली चीजें नाउन होती हैं, बाकी नाउन नहीं होता है? अजी होता है। तो मैंने जैसे कहा कि किसी क्लासरूम में बैठे हो तो वहां पे बॉय बैठे होंगे, वहां पे गर्ल बैठी होंगी, समझ रहे हो ना? अब बॉय एक तो होगा नहीं, गर्ल एक होगी नहीं, तो बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया। अब मेरे बच्चे, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, अब जैसे आपके सामने सॉरी, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, बोर्ड है। तो जो चीजें आपको दिखती हैं वो नाउन है। इनको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। अपनी मदर टंग में बात की जाए तो ठोस, सॉलिड पार्ट। जबकि ये पार्ट जो होता है ये फीलिंग्स में आता है, भावनाओं में आता है, इसे हम भाव कहते हैं। वो भाव नहीं, रेट वाला नहीं, और ना वो भाव खाने वाला, समझ रहे हो आप? तो मेरे बच्चे, ये जो कॉन्क्रीट नाउन के दो पार्टीशन होते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन में इस तरीके के एग्जांपल आ गए। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट की बात करूं तो अब्स्ट्रैक्ट की बात में, जैसे आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा कहां आ रहा है, मुझको दिखाओ जरा। आप मुझे मजा दिखा सकते हो? मजा किसी को रास्ते में मिला? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा पिटी,
या मैं इसे कंपैशन कह दूं, या इसे मर्सी कह दूं? मुझे बताओ, क्या कभी किसी को दया दिखी? नहीं, वो सीआईडी वाला दया नहीं, दया कुछ तो गड़बड़ है ना? इसी तरीके से जैसे आपका हो गया जॉय, हो गया पिटी, हो गया, जैसे आप कह सकते हो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बुद्धिमता। बुद्धिमता कभी दिखाई दी? कभी किसी की नहीं दिखाई दी। कहने बुद्धिमत्ता, अरे भागो कुर्सी दो इनका, तो ऐसा तो नहीं होता ना। मम्मी पापा का लव नजर आता है आपको? तो बेटा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ऐसे नाउन लिए जाते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई सॉलिड आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो। मैं अगर पूछूं कि प्यार क्या होता है, अब प्यार क्या होता है बताओ मुझको, तो कुछ नहीं। प्यार क्या होता है? कैंसर प्यार ऐसा होता है, कैंसर प्यार वैसा होता है। यू कांट एक्सप्लेन ना, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है ना उसके लिए। तो वही हाल यहां पे होता है। नाउन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा कॉन्क्रीट। तो अब मैं मुद्दे की तरफ आपको ले चलता हूं। इन नाउन को कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट मिल मिला करके 5 भाग बनाते हैं। जैसे कि इनमें से पहला प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटीरियल और 5वां अब्स्ट्रैक्ट। ये 5 कैटेगरी में नाउन डिवाइड होता है। अब इनमें से ये जो 4 नाउन हैं आपके, ये 1, 2, 3 और ये 4 पार्ट, ये सब के सब कॉन्क्रीट के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो मैं कॉमन से स्टार्ट करता हूं। जैसे एक बॉय बैठा है क्लास में, तो इस बॉय का कुछ नाम भी होगा। अब नाम क्या हुआ? इस बॉय का नाम हुआ तुम्हारा आंसू। अब ये जो बॉय एक तो बैठा नहीं होगा, बहुत सारे बैठे होंगे, और जब कई सारे बॉयज एक क्लास में बैठे होंगे, कई सारे स्टूडेंट एक क्लास में बैठे होंगे, तो वो स्टूडेंट मिलाकर के क्या बनाएंगे? एक, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स ना लिख करके हम उसकी जगह क्लास लिख दे, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, है कि नहीं? अब जैसे यहां पे आपके सामने कोई प्लेयर है, क्या है? प्लेयर, खिलाड़ी। अब ये कोई भी हो सकता है भाई। कॉमन शब्द का मतलब होता है एक ऐसा नाम जो उसकी पूरी जाति के लिए, उस क्लास के लिए प्रयोग होता हो। जैसे राहुल द्रविड़ कौन है? प्लेयर। तो उसैन बोल्ट क्या है? खिलाड़ी, उनको भी कहा जाएगा, है कि नहीं? आप लोग अगर कह सकते हैं रोनाल्डो, तो भी खिलाड़ी। तो भैया प्लेयर एक कैटेगरी होती है, एक वो नाम उस प्रजाति में सबको हो सकता है। अब इन प्लेयर को अगर मिला के कई सारे प्लेयर होंगे तो प्लेयर्स हो जाएंगे। अब इस प्लेयर्स को अगर हम एक कलेक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे? टीम लिखेंगे, है कि नहीं? जैसे आपके सामने अगला वर्ड आता है पार्लियामेंट, तो आप तो कहेंगे पार्लियामेंट सांसद होती है, लेकिन मेरे बच्चे पार्लियामेंट पता है किसका समूह होता है? उल्लुओं का समूह होता है। किसका समूह होता है? उल्लुओं का। तो मेरे, अब जैसे यहीं पे मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस होता है अ ग्रुप ऑफ बबून्स, एक कलमुहा बंदरवा, है ना? तो इस तरीके से ये आंसू हो गया। जैसे अब मैं बात करूं जैसे सिटी की, सिटी, अब मैं किस सिटी की बात कर रहा हूं? कानपुर की, तो कानपुर नाउन हो गया। अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो प्रॉपर नाउन हो गया, है कि नहीं? तो मेरे बच्चे प्रॉपर में किसी का पर्टिकुलर नाम आता है, वो स्पेसिफाइड होता है, पर्टिकुलर होता है। जबकि अगर किसी चीज के बनाने में किसी का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस मार्कर की बात करूं, तो इस मार्कर को यूज करने में क्या, बनाने में क्या यूज हुआ? जाहिर सी बात है प्लास्टिक। इस अंगूठी को बनाने में सिल्वर इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा रिच फैमिली से होता तो गोल्ड की पहनता, है ना? तो इस तरीके से जब किसी वर्ड, किसी नाउन का इस्तेमाल दूसरी नाउन को बनाने में किया गया हो तो वो मटीरियल होता है। कैसा नाउन होता है? मटीरियल। वेरी गुड। इसके बाद में अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में तो मैं तुमको बता चुका हूं। जैसे अब जैसे मैंने कहा, आपको एक वर्ड दे दिया क्लेवर,
तो इसका बना दिया हमने क्लेवरनेस, है ना। जैसे अगला वर्ड मैंने दिया अगला वर्ड जैसे मैंने लिया मर्सी, दया, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो इस तरीके के नाउन जो होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आते हैं बच्चा। तो ये नाउन के 5 पार्ट होते हैं और इनमें जितनी बढ़िया जानकारी आपके सामने होगी उतना मजा आएगा आपको। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन, एयरफोर्स बेस्ड है ये, आई लिव इन कानपुर, ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अब मेरे बच्चे पता है आपको कि यदि कोई प्रॉपर नाउन है वो सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखा जाए उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। ये एयरफोर्स में पंक्चुएशन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो केवल कैपिटल स्मॉल को लेकर के नहीं बल्कि पूरे विराम चिन्हों का सदुपयोग करना ही पंक्चुएशन होता है। तो वो पूरा क्वेश्चन वहां से आएगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही हम लोग बड़ी बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोगों को जोड़िए। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि 2-4 लोगों को पढ़ाऊं, और लोगों को जोड़िए। देख रहे हो कि क्या हाल है, खांसी आ रही है ना। और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बोलो। भाई कंटेंट मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है ना। फ्री का चंदन घिसी लो नंदन, जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ वहाँ लगाओ। कुछ लोग माथे में लगाते हैं, पूरे देह में लगाओ, तुम पूरे शरीर में लगाओ, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन पंक्चुएशन की नज़र से यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वी लिव इन स्पेस इंडिया। ये क्वेश्चन अगर एयरफोर्स में आ गया, नेवी में आ गया, SSR AA किसी में आ गया और उसने कहा ए आएगा, आयन आएगा, दा आएगा या नो आर्टिकल आएगा। अब आपको पता है कि ए आयन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, नो डाउट। अब इंडिया, अगर आप लोग KG में पढ़े तो KG में मैम ने बताया था AEIOUI, तो बउआ आयन लगा देना। तो लाला तुम लोग खट से ठोंक दोगे यहाँ पे, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि ये पर्टिकुलर नाम है मुन्ना, और नाम ना कभी आर्टिकल लेता था और ना ही कभी आर्टिकल लेगा, है ना। अब कुछ बुद्धिजीवी बैठे होंगे जो कहेंगे सर जी लगता है द USA, द पंजाब, उसके पीछे की कहानी अलग है, आर्टिकल में समझा दूंगा मैं। ऐसे नहीं लगता, वो दैट इज नॉट अ नेम। अब हाँ, इस क्वेश्चन में फिर कई लोग सोचेंगे सर जी इंडिया लिख दो। इंडिया तो एक डिटर्मिनर होता है या डेफिनिट आर्टिकल होता है। ये एक ऐसी वर्ड को, इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट करने के लिए यूज होता है जब ये पर्टिकुलर नाम पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया एक ही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो मेरे बच्चे ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल क्या, जरा ये देख लीजिए। जैसे कहता है कि सॉरी, अमित इज द रोहित शर्मा ऑफ आवर टीम। अब ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब मुझे ये बताओ जरा कि अमित इज द रोहित शर्मा, क्या यहाँ पे रोहित शर्मा का नाम लिया गया? जी लिया गया, लेकिन क्या यहाँ रोहित शर्मा का मतलब क्या हुआ? रोहित शर्मा का ये मतलब है कि रोहित शर्मा एक विस्फोटक बल्लेबाज। यहाँ पे इनकी क्वालिटी ली गई है, इनका नाम नहीं लिया गया। इसका ये मतलब हुआ कि अमित हमारी टीम का एक ब्लास्टर बल्लेबाज है, एक मास्टर बल्लेबाज है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे रोहित शर्मा नाम नहीं है, रोहित शर्मा क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने लिख दूं मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये मैंने लिखा। अब मुंबई इज द मैनचेस्टर, दिस इज नॉट मैनचेस्टर, मतलब यहां पर है कि ट्रेडिंग प्लेस, सी पोर्ट,
तो यहां पर हमने मुंबई को मैनचेस्टर की उपाधि दी है। मैनचेस्टर नाम नहीं है, मैनचेस्टर इज द क्वालिटी ओवर हियर। अब जैसे मैं कह दूं तीसरा नंबर का एग्जांपल सॉरी, मिस्टर अमित तिवारी is the बीरबल of our group। ये सेंटेंस आपके सामने आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमित तिवारी हमारी टीम का बीरबल है, मतलब हाजिर जवाब इंसान, जिसके पास तुरंत किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मतलब उसके सामने कुछ भी बोलो, कटाक्ष रखा है उसके सामने, उसके पास में। तो इस तरीके से मैंने अमित तिवारी को बीरबल की उपाधि दी है। ये बीरबल नाम नहीं है, बीरबल यहाँ एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है, मैनचेस्टर एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है। और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखा था अमित, वहां पे रोहित शर्मा भी एक कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ था। तो मेरे बच्चे, अब जैसे मैं आखिरी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं इस तरीके का, तो जो जिन लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं था, यहाँ इनके हालात बदल गए, इनकी स्थितियां बदल गई। तो मेरे बच्चे, जितना अच्छा आप नाउन को पढ़ के जाओगे उतना अच्छा आर्टिकल आपकी समझ आएगा। इसके बाद में जैसे ही एक नोटिफिकेशन अभी है अपने आपके लिए कि अभी 10 मिनट में जय सर आपसे रूबरू होंगे टेक्निकल मैथ लेकर के, और वो टेक्निकल मैथ एयरफोर्स, नेवी और एनडीए पर बेस्ड होगी। तो बने रहें, अपना ख्याल रखें, और जरा सा भी खांसी है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जेंटेक्स एकेडमी काकादेव। तो मेरा नाम तो वैसे ऑलमोस्ट जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बता देता हूँ, जय पटेल नाम है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, फॉर एनडीए, एयरफोर्स एंड आपके एसएसआर एंड डबल ए बैचेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अभी तो आज जो है क्लास डिले हो गई है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा हुआ है आज, और फर्स्ट क्लास थी। कल से आपको ऑन टाइम पे सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, ठीक है, और सारा जो शेड्यूल है वो 1 आवर का ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। तो आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं फिर, है ना, कितने लोग इसका सोल्यूशन दे पाते हैं। चलिए तो देखते हैं कि आप जो है लॉकडाउन के बाद में कितना जो है चीज़ें आपको याद है और कितने जो है क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। इफ Na equals to 20 then find the total number of subsets which have 10 और 11 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। एक कोई समुच्चय ए है जिसमें 20 अवयव हैं, ठीक है। कह रहे देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए जिनमें 10 या 11 एलिमेंट्स हो, ठीक है। आपको क्या बताना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने जिसमें 10 और 11 एलिमेंट्स हो। क्लियर है? चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए बेटा, सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, सबकी चैट आपको मुझे दिख रही है। बेटा अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है ना तो इसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका आंसर जो है आपको नहीं समझ में आया, या फिर कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन फिर बताता हूँ, ठीक है। बट एटलीस्ट आपने जो है इन्फॉर्म कर दें कि आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें कि जैसे सपोज है, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए हो, ठीक है, जिसमें m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सारे, ठीक है। अगर इसमें टोटल m एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 to the power m। अगर आपको इतनी छोटी सी बात ये आइडिया मिल जाए कि 2 to the power m आता कैसे है ना, अगर हमें ये पता चल जाए कि 2 to the power m कहां से निकल करके आया, तो हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता देंगे। रीजन क्या है, देखो, जब कभी भी सबसेट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि a = 1, 2, 3 लिखा था, आप इसके सबसेट बनाइए तो आप क्या करेंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, ठीक है, फिर 1, 2 को ले लेंगे, फिर 2, 3 को लेंगे, फिर 3, 1 को लेंगे, फिर तीनों को ले लेंगे, राइट, एंड लास्ट वन 5 हो जाएगा,
करेक्ट है, तो ये 8 टोटल सबसेट बन जाएंगे। बट यहां पर क्या इसने ये पूछ दिया कि आप ये बताइए जिनमें 10 एलिमेंट है और जिनमें 11 एलिमेंट है। भाई एक एक वाले पेयर है, 2 वाले हैं, 3 है, ऐसे 4 आएंगे, ऐसे 10 वाले भी होंगे, ऐसे 11 वाले भी होंगे, ऐसे 12-13 ऐसे भी होंगे। हाँ, तो अब उतने पेयर बना पाना तो यहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हमें करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का अगर हमें थोड़ा सा आइडिया है कि आता कैसे, तो हमें पता चल जाएगा। अब ये देखो एक्चुअली में हम करते क्या है, पहले इसे एक एक पेयर बना रहा हूं मैं, फिर 2 के पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर, फिर 4 का पेयर, है ना। तो एक्चुअली में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से कुछ एलिमेंट बाहर निकाल रहे हैं, है ना। और ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है उसमें से r ऑब्जेक्ट बाहर निकालते थे तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, राइट ना। तो अगर हम यहाँ पर NCR का यूज करेंगे तो हमें चीजें बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी। तो देखो अगर m एलिमेंट्स थे तो उसमें से पहले एक का पेयर निकाला, बनाए सबसेट, तो NC1 बनेंगे, फिर 2 के बनाए, फिर 3 के बनाए, ठीक है, फिर ऐसे सारे बना लिए तो NCN हो गया। करेक्ट है। अब इन सभी को हमने बेटा ऐड कर लिया, यहां पर हमने M लिया तो अब यहां पर M भी समझ सकते हो। ठीक है, MC3 MC ऐसे MCM, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गए, इन सबको हमने ऐड कर लिया। अब एक सबसेट और बच रहा है, कौन सा, 5 वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या है कि ये MC0 है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा है। क्या इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर m, इसका सम कितना आता है 2 टू द पावर m के बराबर। सिमिलरली इन्होंने क्या बोला, टोटल 20 में कितने चाहिए 10, तो 20c 10 प्लस, चूंकि और लगा था, अगर यहां पर एंड होता तो यहां मल्टीप्लाई आता, ठीक है, 20c 11। सिंपल बात समझ में आ रही। अब चाहो तो इसमें पास्कल रूल लगा के इसको और छोटा कर लो, NCR प्लस NCR माइनस 1, तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 CR, 21c 11। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो फटाफट इसका कमेंट में जो है आंसर बताइए मुझे कितना आएगा, जल्दी बताइए। चलिए बेटा इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बाद में बता दीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज ही क्लास 15 से 20 मिनट की है, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे जो है चीज़ें थोड़ा सा बस आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी फिर जो है फर्दर डिस्कशन कल से हमारा स्टार्ट होगा, उसमें प्रॉपर आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा। आपको कल मॉर्निंग में वही 10 और 11 क्लॉक के आसपास, ठीक है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैथ्स का एक प्रॉपर जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो बनेगा। ठीक है, उसमें हम पूरा आपको बता देंगे कि कब कौन सा लेक्चर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो है सारी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेट से सही है ना, ये भी सेट से सही क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर लेट A एंड B आर 2 फाइनाइट सेट, लेट A एंड B आर 2 finite sets such that Na equals to 10 and Nb equals to 7, then find the total number of find the maximum and minimum number of elements in A union B। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको प्रॉपर मैं हिंदी में जो है एलेबोरेट कर देता हूँ एक बार। क्या है, लेट A एंड B आर 2 फाइनाइट सेट्स। ठीक है, मतलब हमारे पास 2 समुच्चय हैं A और B, जो कि परिमित समुच्चय है। ठीक है, सच दैट किस तरीके से हैं कि यहाँ पर A में जो है वो 10 एलिमेंट है और B में 7 एलिमेंट है। A में कितने एलिमेंट्स है 10 एलिमेंट्स है और B में जो है 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। क्या बताना है हमको, ए और बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के कितने होंगे। देखो वैसे तो अगर मैं आपको बोल दूं a बराबर 1 2 3 4 b बराबर 4 5 6, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बोलोगे सर इसका ए यूनियन बी आएगा। करेक्ट है, बट आपके एयरफोर्स में AA में या फिर आपके जो है SSR में जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो अब आजकल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको दे नहीं देगा कि आपको 9 10 11 12 क्वेश्चन दे दे, बोले कि भाई आप इसको सॉल्व करके आप जो है NDA में आ जाओ, एयरफोर्स में आ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमा दिया है बस। ठीक है, उसने क्या बोला है, 2 समुच्चय हैं A और B जिसमें से 10 और 7 एलिमेंट है दोनों में। ठीक है, 7 अवयव हैं, तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब ये बोला कि ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आएंगे और कम से कम कितने एलिमेंट आएंगे। अब बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में, ये तो आंसर आप 100% बता देंगे, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं बेटा।
वेरी गुड। जो अनुराग अवस्थी ने बताया बेटा कि मैक्सिमम 17 होंगे और मिनिमम 10 होंगे। वैसे बेटा अनुराग आपका जो आंसर है एकदम करेक्ट है, ठीक है, कि यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो हमेशा जो है 17 हो जाते हैं। मैक्सिमम के लिए करते क्या है हम, कि हम देखते हैं कि दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, तो वो तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि उसने ये तो बोला नहीं कि एलिमेंट कौन कौन से। तो मैक्सिमम में मान के चलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तभी हमको मैक्सिमम मिलेगा, राइट। तो उस कंडीशन में क्या कर लेते हैं, Na+NB कर देते हैं, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए हो जाएगा 17, ठीक है। अब मिनिमम की बात करेंगे तो देखो मिनिमम का मतलब ये है, देखो मिनिमम होता क्यों है, मतलब कम एलिमेंट आते क्यों है। तो जब कभी भी दो सेट के बीच में एक या दो एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं, 2 3 4 जितने भी, तो उतने ही एलिमेंट कम हो जाएंगे, बस क्योंकि उनको तो हम एक ही बार काउंट करेंगे ना, ठीक है। तो सेम यहां पर भी है, अगर हो, अब ऐसे देखो, हो सकता है इनके बीच में एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है 2 कॉमन हो, 3 कॉमन हो, 4 कॉमन हो, जितने कॉमन होंगे उतने ही इसमें कम होते जाएंगे। अगर एक कॉमन तो 16, 2 कॉमन तो यहां पर 15, 3 14, 4 13, 5 12, 6 11, 7 10, 8 9, क्या 8 कॉमन हो सकते हैं क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो 7 ही एलिमेंट है। बात समझ में आ रही? तो जो कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन एलिमेंट हो सकते हो तो 7 ही है। तो अगर मैं इसमें जितने कॉमन हो सकते हैं उसको हटा दूं तो 17 में 7 बच जाएगा, तो कितना बचेगा 10। मतलब जो ज्यादा नंबर वाला एलिमेंट होता है वही वाला वो आपको मिनिमम एलिमेंट को शो करता है। तो यहां पर बेटा मिनिमम कितने आ जाएंगे, तो मिनिमम आपके 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी में अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने, फटाफट बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका भी क्वेश्चन सेम है, यहां पर अभी यूनियन में हम निकाल रहे थे, अब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब जो है इंटरसेक्शन में निकालेंगे कि मैक्सिमम कितने और मिनिमम कितने, बताइए। रोहित बेटा लिख करके ये बताइए कि मैक्सिमम है मिनिमम है, आपने क्या बताया 7। अनुराग 0 मिनिमम, ओके, एंड 7 मैक्सिमम। अनुराग बेटा अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल सही है। ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो जो मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे वो आपके जो है कितने हो जाएंगे, जो कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो वो 7 ही कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो है तो एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वो 5 होगा, ठीक है। तो यार ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें का शेड्यूल जो है आपको हो सकता है शाम तक जो है मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कि हम किस तरीके सारा सिलेबस को कवर करेंगे वो आपको कल मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।